चंदन नगर में ठाकुर संग्राम सिंह की पुश्तैनी हवेली आज भी ज्यों की त्यों सर उठाए खड़ी है। यह बात दूसरी है कि जो शान शौकत वर्षों पहले यहाँ नजर आती थी अब नहीं है। हवेली के आसपास पेड़ों और जंगली कंटीली झाड़ियों का जंगल साफ फैला नजर आता है। हवेली में ठाकुर संग्राम सिंह अपने 24 वर्षीय पोते मेहराब सिंह, बूढ़े दीवान खजान सिंह और खानसामा हरिया के साथ रहते हैं। खजान सिंह का परिवार दूसरे शहर में रहता है। हरिया अविवाहित है, इसलिए उसका हवेली के सिवा कोई ठौर ठिकाना नहीं है। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, ठाकुर संग्राम सिंह की आर्थिक अवस्था बद से बदतर होती जा रही है और ठाकुर मेहराब सिंह अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं। वह कुछ करना चाहता है, लेकिन ठाकुर संग्राम सिंह यह कहकर उसे हमेशा निरुत्साहित कर देते हैं कि जब तक वे जीवित हैं उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मेहराब सिंह का हाथ बहुत ही ज़्यादा तंग हो गया तो उससे रहा नहीं गया। एक दिन, दादाजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हम जानते हैं तुम क्या कहना चाहते हो। आप कुछ नहीं जानते दादाजी। इस हवेली से बाहर निकलकर देखिए, ज़माना कितना बदल चुका है। कुछ किए बगैर यूं कब तक चलेगा? बहुत जल्दी भूख को मरने की नौबत आ जाएगी। ऐसी नौबत हमारे जीते जी कभी नहीं आएगी। तुम फिक्र करना छोड़ दो। लेकिन ठहरो, शायद तुम पैसों की तंगी के कारण परेशान हो। इतना कह ठाकुर संग्राम सिंह उठे और उन्होंने दीवार में बनी गुप्त तिजोरी का द्वार खोला। तुम्हारी परेशानी दूर करने का बंदोबस्त हमने पहले से ही कर रखा है। ओह, इतना रुपया आपकी तिजोरी में कहां से आया दादाजी? पिछले माह जब आपने मुझे रुपए दिए थे तो तिजोरी बिल्कुल खाली हो चुकी थी। यह एक राज की बात है बेटे। राज? कैसा राज? यह राज वर्षों से हमने अपने सीने में छुपा रखा था, लेकिन आज हम तुम्हें बताते हैं कि हमारे पास इतनी दौलत है कि हमारी 7 पुश्तें खर्च करती रहें तो भी खत्म नहीं होंगी। लेकिन इतनी दौलत आपके पास आई कहां से? यह दौलत कहीं से आई नहीं है बेटे, बल्कि हमारा पुश्तैनी खजाना है जो वर्षों से इसी हवेली में मौजूद है। हवेली में? हाँ, हमें जब जब रुपयों की जरूरत होती है हम उस खजाने में से कुछ गिन्नियां निकालकर सेठ करोड़ी मल के यहाँ बेच आते हैं और रुपयों का बंदोबस्त कर लेते हैं। आश्चर्य है, मैंने तो आपको कभी बाहर आते जाते नहीं देखा। परेशान ना हो बेटे, अभी हम तुम्हें इस हवेली के खुफिया रास्तों और खजाने की उपस्थिति के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारी जान को खतरा पैदा हो। तुम हमारे खानदान के आखिरी चिराग हो। हमारे बाद इस हवेली और खजाने पर एकमात्र तुम्हारा ही अधिकार होगा। लेकिन अचानक आपको कुछ हो गया तो? तब तुम यह तिजोरी खोलना। इसमें तुम्हें एक डायरी मिलेगी। उस डायरी में खजाने और हवेली के खुफिया रास्तों का नक्शा दर्ज है। अब जितने रुपए चाहिए निकाल लो, और आज के बाद रुपयों के लिए कभी परेशान ना होना। जी। और जब मेहराब सिंह ने नोट निकाल लिए तो संग्राम सिंह ने तिजोरी को पहले की तरह ही बंद कर दिया। और आज इस तिजोरी को खोलने और बंद करने का तरीका हमारे अलावा तुम भी जान चुके हो। लेकिन याद रहे, इस तिजोरी का राज किसी तीसरे पर जाहिर ना होने पाए। जी। तत्पश्चात मेहराब सिंह कमरे से बाहर निकल गया। निकलते वक्त अगर मेहराब सिंह की नज़र दीवार की आड़ में खड़े खानसामा हरिया पर पड़ जाती तो शायद वह जान जाता कि तिजोरी और खजाने का राज अब राज नहीं रहा है। ओह, तो खजाने का नक्शा ठाकुर साहब के कमरे में मौजूद किसी तिजोरी में कैद है। मुझे बॉस को सूचित करना चाहिए। थोड़ी ही देर बाद हरिया फोन पर अपने बॉस से बात कर रहा था। बॉस, आपका ख्याल सही है, हवेली में खजाना गड़ा है और खजाने तक पहुंचने का रास्ता एक डायरी में दर्ज है। डायरी कहाँ है? डायरी ठाकुर साहब के कमरे में एक तिजोरी में बंद है। शाबाश हरिया,
तुमने आज अपनी काबिलियत का परिचय देकर यह साबित कर दिया कि हमने तुम पर भरोसा करके कोई गलती नहीं की थी। अब तुम उस डायरी को हासिल करके हम तक पहुंचा दो। डायरी को हासिल करना इतना आसान नहीं है बॉस। बुड्ढा ठाकुर बड़ा मक्कार है। वह अपने कमरे का दरवाज़ा हर समय बंद रखता है। जब वह मेहराब सिंह को खजाने और तिजोरी का राज बता रहा था तब भी दरवाज़ा बंद था। इसलिए मैं यह नहीं जान सका कि तिजोरी कमरे में कहाँ है और उसे खोलने का तरीका क्या है। ठीक है, तुम ठाकुर के कमरे में घुसकर पहले उस तिजोरी का पता लगाओ। यह मुश्किल है बॉस। ठाकुर हर समय अपने कमरे में रहता है और दरवाज़ा अंदर से बंद रखता है। मौके का इंतज़ार करो। जब भी वह बाहर जाए तुम कमरे में दाखिल हो जाना। यही तो मुश्किल है बॉस। वह कब बाहर जाता है इसका पता ही नहीं चलता। मैंने आज तक उसे बाहर आते जाते नहीं देखा। इसका मतलब उस कमरे में कोई खुफिया रास्ता मौजूद है। तुम उस खुफिया रास्ते का पता लगाओ, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। यस बॉस। तभी दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद कर दिया गया। अतः हरिया ने रिसीवर क्रैडल पर रख दिया, लेकिन वह इस बात से पूर्णतया बेखबर था कि पर्दे की आड़ में खड़ा एक रहस्यमय व्यक्ति उसकी फोन पर हुई बातचीत सुन चुका था। मैं आज रात ही खुफिया रास्ते का पता लगाने की कोशिश करूंगा। ओह, तो मेरे अलावा कोई और भी गुप्त खजाने को हासिल करने के प्रयास में लगा हुआ है। दूसरे ही पल वह रहस्यमय आकृति उस जगह से हट गई। उसी रात करीब 11 बजे हो ना हो ठाकुर के कमरे से खुफिया रास्ता हवेली के इस पिछले भाग में ही कहीं निकलता होगा। फिर वह रहस्यमय काला साया बड़ी बारीकी से उस इलाके का निरीक्षण करने लगा। उधर मेहराब सिंह की आंखों में नींद का नाम और निशान न था। काश एक बार मैं उस खजाने को देख पाता। आखिर दादाजी मुझे खजाना क्यों नहीं दिखाना चाहते? क्या दादाजी को मुझ पर भरोसा नहीं है? आखिर मैं उनका पोता हूं। यह सोच मेहराब सिंह का मन अशांत हो उठा। वह उठकर कमरे में चहलकदमी करता हुआ खुली खिड़की के समीप जा खड़ा हुआ। तभी उसकी नजर बाहर अंधेरे में टहलते काले साये पर पड़ गई। अरे वह कौन है और इतनी रात के हवेली के पिछवाड़े क्या कर रहा है? शायद कोई चोर है। अभी मजा चखाता हूं इस चोर के बच्चे को। अगले ही पल मेहराब सिंह अपना रिवॉल्वर ले खिड़की के रास्ते बाहर कूद गया। फिर दबे पांव वह स्यापोस की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी ही देर बाद, खबरदार, चुपचाप अपने हाथ ऊपर उठा लो वरना गोली मार दूंगा। ओह, श्यापोस ने तुरंत अपने हाथ ऊपर उठा लिए। तब मेहराब ने श्यापोस के चेहरे से कपड़ा उठा दिया। हरिया, तू यहाँ क्या कर रहा है? हम तो अपना काम कर रहे थे छोटे ठाकुर, पर तुमने आकर गड़बड़ कर दी। अब तो मुझे तुम्हारा काम तमाम करना ही पड़ेगा। क्या? लेकिन इससे पहले कि मेहराब सिंह हरिया के इरादे को समझ पाता, और फिर दूसरे ही पल दृश्य बदल चुका था। मुझे अफसोस है छोटे ठाकुर, पर मैं मजबूर हूं। नहीं। लेकिन मेहराब की चीख का हरिया पर कोई असर ना हुआ। उधर गोली और चीख की आवाज सुन ठाकुर संग्राम सिंह हड़बड़ाकर उठ बैठे। ओह, यह कैसी आवाज थी? जरूर कुछ गड़बड़ है। कुछ देर विचार करने के उपरांत ठाकुर संग्राम सिंह जैसे ही अपने कमरे से निकले, उन्हें दीवान खजान सिंह अपनी ही ओर आता नजर आया। दीवान जी, आपने कुछ सुना? हाँ ठाकुर साहब, मुझे पहले गोली चलने और फिर किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी थी। आपका क्या विचार है? गोली किसने किस पर चलाई होगी? यह तो अभी दीवान खजान सिंह अपनी बात पूरी भी ना कर पाए थे कि तभी खानसामा हरिया दौड़ता हुआ वहां आया। गजब हो गया बड़े ठाकुर, गजब हो गया। आखिर हुआ क्या हरिया? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? वहां हवेली के पिछवाड़े छोटे ठाकुर की लाश पड़ी है। क्या क्या बकते हो तुम? हम सच कह रहे हैं बड़े ठाकुर। हम गोली और चीख की आवाज सुनकर दौड़ते हुए हवेली के पिछवाड़े पहुंचे तो देखा कि छोटे ठाकुर लुहान पड़े हैं।
ठाकुर संग्राम सिंह और दीवान कुछ देर हैरान से खड़े रहे। फिर दीवान खजान सिंह ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए निकटवर्ती थाने को घटना की सूचना दी और ठाकुर साहब को संभालते हुए उस स्थान पर पहुंच गए जहां मेहराव सिंह की लाश पड़ी थी। मेहराव सिंह की लाश देख संग्राम सिंह पूरी तरह से टूट गए। हे भगवान, ये तूने क्या किया? पहले बेटा और अब पोते को भी हमसे छीन लिया। अब हम जिए तो क्यों कर, किसके लिए? कुछ ही देर बाद थाना प्रभारी जयपाल अपने दल सहित घटनास्थल पर पहुंच गया। उसने बड़ी बारीकी से लाश और आसपास की स्थिति का मुआयना किया। तत्पश्चात लाश का पंचनामा और सबके बयान नोट किए और बेशक मेहराव सिंह की मौत को खुदकुशी का जामा पहनाने की कोशिश की गई है, परंतु मुझे यह हत्या का मामला नजर आ रहा है। हत्या? लेकिन मेहराव की हत्या कोई क्यों करेगा दरोगा साहब? अगर इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो हत्यारे को पकड़ना मुश्किल नहीं होगा। ओह! लेकिन फिर ठाकुर संग्राम सिंह खामोशी साधे खड़े रहे। खैर, बहुत जल्द हम इस हत्या की गुत्थी को सुलझा लेंगे और हत्यारा कानून की गिरफ्त में होगा। तब मेहराव सिंह की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद इंस्पेक्टर जयपाल ठाकुर संग्राम सिंह से विदा लेने गया। अब मैं चलता हूँ, जरूरत हुई तो आपको फिर कष्ट दूंगा। जी। इंस्पेक्टर जयपाल के जाने के बाद ठाकुर संग्राम सिंह जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे बुरी तरह चौंक उठे। अरे, ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे कमरे की तलाशी ली है। लेकिन क्यों? कहीं वह हमारी गुप्त तिजोरी का पता लगाने तो यहाँ नहीं आया था? ओह, इसका मतलब हमारे और मेहराव के अलावा कोई तीसरा भी तिजोरी और खजाने के बारे में जान चुका है। अगर उसी ने मेहराव की हत्या की है तो अब हम भी सुरक्षित नहीं हैं। अगर हम मारे गए तो हमारा पुश्तैनी खजाना हत्यारे के हाथ लग जाएगा, लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। हमारे बाद उस खजाने और हमारी संपत्ति पर सिर्फ सरकार का अधिकार होना चाहिए। हमें जल्द ही कोई उचित उपाय करना होगा। ठाकुर संग्राम सिंह गहरी सोच में डूब गए। अंततः उनकी सोचों में इंस्पेक्टर मनोज का चेहरा उभर आया। हाँ, इंस्पेक्टर मनोज जैसा कर्तव्यपरायण और ईमानदार अफसर पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। वह हमारी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेगा। हम सुबह ही दीवान जी के हाथ इंस्पेक्टर मनोज के नाम पत्र भेज देंगे। दूसरे दिन सुबह लगभग 9 बजे। दीवान जी, मेहराव की मौत के बाद अकेले तुम ही हो जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। हुक्म कीजिए ठाकुर साहब। तुम हमारा यह पत्र लेकर अभी राजनगर के लिए रवाना हो जाओ। राजनगर? हाँ, यह पत्र तुम्हें इंस्पेक्टर मनोज के पास पहुंचाना है, लेकिन अन्य किसी को इस पत्र की भनक न होने पाए। जी। तत्पश्चात दीवान खजान सिंह ठाकुर संग्राम सिंह से विदा ले प्रस्थान कर गया। दीवान खजान सिंह के हवेली से रवाना होने के थोड़ी ही देर बाद हरिया अपने अज्ञात बॉस को फोन पर ठाकुर संग्राम सिंह के क्रियाकलापों की जानकारी देने लगा। बॉस, ठाकुर को शायद संदेह हो चुका है कि कोई उसकी पुश्तैनी खजाने और गुप्त तिजोरी के बारे में जान चुका है, इसलिए उसने दीवान जी के हाथ इंस्पेक्टर मनोज को एक खत भेजा है। अगर इंस्पेक्टर मनोज यहाँ आ गया तो फिर हमारे इरादों पर पानी फिर जाएगा। क्या लिखा है ठाकुर ने उस पत्र में, यह तो पता नहीं चल सका, पर ठाकुर का इंस्पेक्टर मनोज से संबंध स्थापित करने की कोशिश ही हमारे लिए खतरे का संकेत है। इंस्पेक्टर मनोज ने मुझे यहाँ देख लिया तो सारा भेद उसकी समझ में आ जाएगा। इस समय तुम्हारे अलावा हवेली में और कौन कौन है? इस समय ठाकुर और मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं है बॉस। फिर तो मौका अच्छा है। इससे पहले कि इंस्पेक्टर मनोज ठाकुर से मिले, तुम ठाकुर से खजाने का नक्शा हासिल कर लो। यस बॉस। इतना कह हरिया ने संबंध विच्छेद कर दिया। फिर बिना समय गवाए हरिया ठाकुर संग्राम सिंह के कक्ष में पहुंच गया। तुम, क्या बात है, यहाँ क्यों आए हो? मुझे तुमसे पुश्तैनी खजाने का नक्शा चाहिए। तुम्हारी यह जुर्रत! गुस्सा क्यों होते हो ठाकुर? ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है। तुम बूढ़े हो चुके हो। तुम्हारे बाद उस खजाने का उपयोग करने वाला कोई भी नहीं है।
खजाना हमारे हवाले कर दो। मैं वादा करता हूं जब तक तुम जीवित रहोगे तो मैं किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मैं खजाना तो क्या, खजाने की परछाई भी तेरे हाथ नहीं लगने दूंगा कमीने। मुझे नहीं मालूम था कि मैंने आस्तीन में सांप पाल रखा है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ठाकुर, तो यह सांप तुम्हें डसने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। ओह, अब समझा। महराव का कत्ल भी तुमने ही किया है। हाँ, और अब तुम्हारी बारी है। ठहर जा कमीने, अब तेरी असलियत पुलिस से छिपी नहीं रहेगी। इतना कह ठाकुर संग्राम सिंह कुर्सी से उठे और फोन पर थाने का नंबर डायल करने लगे। परंतु इससे पहले कि वे थाने से संपर्क स्थापित कर पाते, हरिया ने फोन का तार काट डाला। पुलिस पर मेरा राज जाहिर करने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे ठाकुर। फिर हरिया ने ठाकुर से खजाने का राज उगलवाने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन जब काफी समय गुजर गया और ठाकुर टस से मस ना हुआ तो हरिया अपना धैर्य खो बैठा। अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। नहीं, अब भी वक्त है ठाकुर। खजाने का नक्शा मेरे हवाले कर दो, वरना तुम चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन खजाने का नक्शा मैं तुझे कभी नहीं दूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा बुड्ढे। और फिर प्रहार इतना शक्तिशाली था कि बूढ़ा संग्राम सिंह अपने होश खो बैठा। ओह, यह तो बेहोश हो गया। इसे जल्दी होश में लाना जरूरी है। मुझे फौरन पानी लाना चाहिए। यह निश्चय कर हरिया फौरन ठाकुर के कक्ष से बाहर निकल गया। फिर रसोई में पहुंच उसने पानी की बाल्टी उठाई ही थी कि डोर बेल की घंटी बज उठी। इस समय कौन आ गया? कहीं दीवान जी इंस्पेक्टर मनोज को लेकर तो नहीं पहुंच गए? तभी घंटी की आवाज उभरनी बंद हो गई। थोड़ी देर बाद कदमों की आहट सुनाई दी तो हरिया पानी की बाल्टी वहीं रखकर दबे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गया। अरे, दरवाजा तो अंदर से बंद था, फिर आने वाला अंदर कैसे घुस आया? दरवाजे के निकट पहुंच हरिया ने झांक कर बाहर देखा तो बुरी तरह चौंक उठा। अरे, यह तो इंस्पेक्टर मनोज है। शायद किसी खुली खिड़की से अंदर घुसा है। अच्छा हुआ मैं दरवाजा खोलने नहीं गया, वरना मुश्किल में पड़ जाता। अब इससे पहले कि ठाकुर होश में आए और मेरी असलियत मनोज पर जाहिर कर दे, मुझे यहाँ से फूट लेना चाहिए। यह विचार मन में आते ही हरिया मुड़ा और रसोई की खिड़की के रास्ते वहां से रफू चक्कर हो गया।